नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ इस वीडियो में वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। कल बांकीपुर का उपचुनाव संपन्न हुआ। 34.34% ही मतदान हुआ। बताइए, पटना जैसे शहर में इतना कम वोटिंग परसेंटेज, ये दर्शाता है कि लोग सीरियस नहीं हैं। ठीक है, चलिए 34% ही मतदान हुआ, लेकिन अब लोग इस बात की कयास लगा रहे हैं क्योंकि वोटिंग भी कम हुए हैं और वोट इधर उधर भी हुआ है। बीजेपी और प्रशांत किशोर में ही लड़ाई है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, देखिए अभी ये राजधानी की सीट थी बांकीपुर, जो लुटियंस जोन की सीट कही जाती है। तो भाजपा है, पटना महावीर मंदिर है, सब सचिवालय, विधानसभा और सेक्रेटेरिएट सब इसी में न है, राजभवन तक। अब इस क्षेत्र में चुनाव हुआ, हालांकि ये कंस्टिट्यूंसी की ये विडंबना है कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज कम होता ही है। पिछले चुनाव पहले 41% की वोटिंग हुई थी। इस बार तो 65% से अधिक वोटर्स घर से आए ही नहीं। माने चुनाव से उन्होंने दूरी बना रखी थी। हालांकि 2 महीने से जो शोर थाल का प्रशांत किशोर ने इसकी शुरुआत की और अंत आते आते तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 बार कंस्टिट्यूंसी में आए, रुक गए, यहीं रह रुके। वो अपनी सीट को बचाने के लिए, भाजपा का गढ़ है, आपने ठीक ही कहा। और ये खासकर बांकीपुर की सीट जिसके खुद 5 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, उनके पिताजी भी माने 8 बार से एक परिवार का इस सीट पर कब्जा था। ये दर्शाता है कि बीजेपी का कितना मजबूत गढ़ है। लेकिन मतदाता में उदासीनता और इस अपील के बाद भी लोग नहीं निकले, ये कहीं ना कहीं सारे दलों के लिए एक चिंता का विषय है कि आखिर क्यों नहीं मतदाता निकले, किससे निराशा थी, क्यों उदासीनता थी, ये चिंतन करना चाहिए। अभी पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। इस चुनाव में ये पहला विधानसभा का उपचुनाव था राष्ट्रीय अध्यक्ष के, तो इसमें यदि मतदाता नहीं निकले तो भाजपा को भी चिंतन करना चाहिए। अभी 100 दिन पूरे हैं सम्राट चौधरी के, और इस चुनाव को तो, इस नतीजे को प्रशांत किशोर ने जनमत, मुख्यमंत्री के सरकार के बारे में जनमत के रूप में इसको कहा था कि जनमत की बात होगी। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना इस के काम काज पर, तो भी कोई बहुत आकर्षण नहीं दिखा, तो भी मतदाता नहीं। इस चुनाव में जो कम वोटिंग हुई है, इसका एक मेरा आकलन है कि कुछ हद तक बीजेपी के लिए सकून है। जब वोटिंग ज़्यादा होती है तो लोग एक आकलन करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थी, बदलाव की बात हो रही है, बदलाव की बात हो रही है, जो बदलाव के प्रतीक, बदलाव की आवाज़ दी थी प्रशांत किशोर। एक तो मैं मानता हूं कि एक हद तक जो आपने अभी कहा कि बीजेपी की ही बढ़त होगी, बीजेपी जीत सकती है, उसका इस बात की है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तो संकेत ये है। दूसरा, एक चुनाव में ये हो गया कि कहीं कल के वोटिंग के दौरान राजद की धमक कहीं नहीं दिखी। जो पिछले चुनाव में 46,000 वोट मिले थे, सेकेंड राजद था, तो इस चुनाव में राजद की धमक नहीं थी। और ये लगता है बिल्कुल जो कल देखने को मिला कि राजद के वोट बैंक में प्रशांत किशोर सेंधमारी करने में सफल हुए। अब वो कितना परसेंट हुआ वो तो कल नतीजा, जो 3 अगस्त को काउंटिंग होगी, नतीजा आएगा तभी, लेकिन सेंधमारी की है। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर के बारे में अभी तो मैं सब एग्जिट पोल कई एजेंसियों का मैं देख रहा हूँ, सब लोग प्रशांत किशोर को जिता रहे हैं। उनकी बढ़त 40%, उससे अधिक बता रहे हैं, और बीजेपी के कैंडिडेट को 35%, उस 36% यही बता रहे हैं। लेकिन मेरा अपना आकलन है कि नहीं, बीजेपी वोट का अंतर 5 से 10,000 होगा, लेकिन बीजेपी सीट निकाल सकती है। यदि ये सीट बीजेपी लूज कर गई तो फिर नितिन नवीन के लिए बड़ा झटका होगा। और पूरे बिहार में बीजेपी को क्या, पूरे बिहार में एक कहीं ना कहीं इस बीजेपी की सरकार को, पहली सरकार को ऐसा झटका, और उसके बाद राजद को भी बड़ा झटका होगा। ये प्रशांत रोल नंबर 3 हो जाएगी, जो पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। और खुद तेज प्रताप के लिए और ज़्यादा ही आत्मचिंतन करने का ये अवसर होगा कि आखिर उनकी पार्टी विधानसभा के चुनाव में 74-75 से 25 कैसे आई। 23% तेजस्वी की बात मैं कर रहा हूँ, और वो 23% ही वोट मिले, सीटें 25 हो गई। और फिर भी उनकी कार्यशैली को लेकर के दल के अंदर अब विरोधी तो निशाना साधते ही रहते हैं। अभी पूरा ये जिस जगह आप बात कर रहे हैं, विधानमंडल का सत्र 5 दिन चला, मानसून सत्र में वो बाहर रहे, निजी दौरे पर विदेश में थे, आए तो 2 दिन उन्होंने इस कंस्टिट्यूंसी में समय जरूर दिया, लेकिन अपने समर्थकों को, हमको लगता है कि उनकी अपील उस हद तक कामयाब नहीं हुई, तभी तो उनके वोट छिटके हैं, ऐसा लग रहा है। तो अभी चुनाव सबकी निगाह है कि चुनाव में नंबर 2 कौन होगा। देखिए, नंबर 1 तो अभी भी मेरा आकलन है कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन यदि नंबर 2 ने प्रशांत किशोर ने हैसियत बनाई, ये भी जीतकर भी हारना ही मैं मानूंगा। हार कर भी जीत जाएंगे। हाँ, हार के भी जीत होगी, इसलिए कि विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल का कैंडिडेट रोल नंबर 3 हो जाए और प्रशांत किशोर की स्थिति दूसरी, और जीत गए तो फिर आपको ये कमाल होगा। पूरे न सिर्फ बिहार में एक चेहरा बनेंगे वो, पूरे देश भर में भाजपा विरोधी दलों के
छवि बनेगी उनकी। और उनको तो महारत हासिल है, कई दलों से दोस्ती है, कांग्रेस से भी, कई बीजेपी के विरोधी दलों से भी। हालांकि बीजेपी के साथ ही पहले वो चमके थे, नाम कमाया था प्रशांत किशोर चुनाव रणनीतिकार में। तो ये की स्थिति है। अब देखिए, हम अच्छा, सब आपको क्या लगता है जो सवर्णों का वोट है वो तो टूटा है ना प्रशांत किशोर के पक्ष में? देखिए, सबका वोट, एक तो जैन जी का भी प्रभाव था। यंगस्टर मैं देख रहा था हर बूथ पर, जहां भी आप जैसे सभी पत्रकार घूम रहे थे तो लोग बदलाव की बात कर रहे थे। तो यंगस्टर का भी तो रहा ही है, लेकिन कुल मिलाकर सभी में संधमारी की है। तभी तो वो सेकंड हो रहे हैं। उन पिछले चुनाव में उनके कैंडिडेट को 7,000 वोट मिले थे, जमानत नहीं बची थी। तो प्रशांत किशोर खुद पहली बार अपने जीवन में चुनावी जंग में कूदे हैं, तो उनके लिए अग्नि परीक्षा थी ये। इस चुनाव में उनके खुद की विश्वसनीयता का भी एक सवाल था, परीक्षा होने वाली थी। अब बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर थी। अच्छा, बीजेपी को जो एक सवाल ये भी है, बीजेपी को जो नाको चने चबाने पड़े इस चुनाव में देखने को मिला, क्या ये मुख्य वजह रही इसकी? ये मुख्य वजह ये है कि बीजेपी बांकीपुर को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। प्रशांत किशोर के आने के बाद एक जो समा बन गया, तो उस प्रशांत किशोर के कैंडिडेचर को बीजेपी ने बड़ी चुनौती के रूप में, कठिन चुनौती के रूप में ली। आपने देखा, एक असेंबली सीट का ये चुनाव नहीं था, 40 स्टार प्रचारक कूदे मैदान में, केंद्रीय मंत्री से लेकर हाँ, सभी लोग कूदे। तो ये उसका वजह यही था कि वो बीजेपी को समझ थी कि ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हम नहीं बचा पाएंगे, तो पूरे देश भर में मेरी भग पिटेगी। और ये पहले बार हुआ ना जब बीजेपी ने अपना नॉमिनेशन करा के वापस लिया, फिर इतनी बड़ी सभा ये तो कहीं ना कहीं उस दल की कार्यशैली पर कहिए, या अहंकार कहिए, या क्या तरीका है। ये सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जो है, नॉमिनेशन के बाद वो रिथिंक की, उसमें कहीं खोट था उस कैंडिडेट में, तो ये तो पहले से न चिंतन होना चाहिए था। लेकिन ये कुल तो बीजेपी की कार्यशैली कैसी है, अहंकार ही इसको कहेंगे आप, या तो उसकी वर्किंग स्टाइल कैसी है, ये भी एक कहीं ना कहीं उसके लिए एक अच्छा संदेश नहीं था। हालांकि एक खूबी मैं मानता हूं कि एक अदना कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतार करके, आम कार्यकर्ताओं, बीजेपी के बारे में कहते हैं ना कि सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा फॉलोइंग वाली है, मेंबरशिप है, तो एक संदेश दिया कि देखिए, हम साधारण कार्यकर्ता को भी मैदान में जिताएंगे और कैंडिडेट बनाते हैं तो हम जिताते हैं। ये कहीं ना कहीं, जिस तरह से नितिन नवीन के बारे में किसी ने कल्पना की थी क्या कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? सोचिए, विधायक हुए, फिर मंत्री हुए, हालांकि नितिन नवीन ने अच्छा काम भी किया है। नहीं, ठीक है। देखिए, वो बात मैं दूसरी कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता को इस हद तक बीजेपी कहीं जगह देती है। एक संदेश नितिन नवीन के कंसोर्शियम में कार्यकर्ता को टिकट देकर भी कमोबेश सही संदेश था। लेकिन अब हम सब लोगों को 3 अगस्त को काउंटिंग का इंतजार करना चाहिए। इसमें यह है कि मुझे लगता है कि जो भले ही तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वो जीत रहे हैं और बीजेपी हार रही है, तब उनके दावे में कितना सच है। मेहनत तो उतनी की नहीं उन्होंने परीक्षा में, दावा कर रहे हैं कि बिना मेहनत के, करीब मेहनत के वो परीक्षा पास कर रहे हैं। तो चलिए, कम से कम नहीं, 3 अगस्त तक उनको इस संतुष्ट होने दीजिए। कोई बात नहीं। तो ये पूरी बातें हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हमारे साथ थे। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, प्रशांत किशोर का भी दावा है जीत रहे हैं, और बीजेपी भी कह रही है कोई जीत रही है। लेकिन बीजेपी को बढ़त है, भले ही वोटों का मार्जिन जो भी रहे, लेकिन अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं, दूसरे पक्ष में मैं भी बात करता है, अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो बीजेपी के लिए इसे हम खतरे की घंटी कहेंगे, और भद तो खैर पिटी ही जाएगी। लेकिन अगर वोटों का डिफरेंस कम रहा और बीजेपी जीत गई, फिर भी एक बड़े लड़ाके और अच्छे लड़ाके साबित होंगे प्रशांत किशोर। हार कर भी वो जीत जैसा ही उनका एक माहौल बनेगा बिहार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।